हेलो एवरीबॉडी। आज जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ उस कंपनी का नाम है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है क्योंकि इस कंपनी के बारे में हम जैसे नॉर्मल लोग को पता नहीं चलता, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में इस कंपनी का डायरेक्ट हमसे रिलेशन नहीं है। ये कंपनी B2B का काम करती है। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाते हैं तो डोमिनोज का जो ब्रेड है, जो बटर है, जो भी रॉ मटेरियल है, तो डोमिनोज वो किसी और कंपनी से लेता है, जैसे मिसेस बेक्टर बोल के। तो मिसेस बेक्टर का बिजनेस बिजनेस टू कस्टमर नहीं है, उसका है B2B यानी बिजनेस टू बिजनेस। लेकिन डोमिनोज का बिजनेस कैसा है? बिजनेस टू कस्टमर, यानी वो बिजनेस हमको डायरेक्ट सामान बेचती है, हम उसका प्रोडक्ट खाते हैं। लेकिन मिसेस बेक्टर का प्रोडक्ट क्या है? जो भी ब्रेड है, बटर है, जो भी आटा मैदा जो भी होगा वो डोमिनोज को बेचती है। तो मिसेस बेक्टर का बिजनेस एक दूसरे बिजनेसमैन के साथ है। ठीक उस तरीके से ये जो कंपनी है एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज, इसका भी काम क्या है? ये भी दूसरी कंपनीज को अपना प्रोडक्ट बेचती है। तो इसका प्रोडक्ट क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ये हम लोग का सिंथेटिक रबर और सिंथेटिक लेटेक्स। हमको पता है नेचुरल रबर होता है, नेचुरल लेटेक्स होता है, लेकिन आजकल धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनके जगह पे सिंथेटिक काम हो रहा है। तो ये सिंथेटिक रबर और लेटेक्स आता कहाँ से? ये हम लोग का आता है पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से उनका एक बाय प्रोडक्ट होता है। तो इतना हमको आइडिया हो जाना चाहिए कि अगर ये जो कंपनी है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। तो अगर पेट्रोलियम का दाम बढ़ता है, पेट्रोल का दाम बढ़ता है, तो इसका रॉ मटेरियल का दाम भी बढ़ जाएगा और इसका प्रॉफिट थोड़ा घट सकता है। और वैसे अगर पेट्रोल का या पेट्रोलियम का दाम घटता है तो इसका प्रॉफिट भी बढ़ सकता है। तो ऐसा ही है। तो इसके बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये क्या है कि इस कंपनी का जो डायरेक्टर है वो एशियन पेंट्स का डायरेक्टर भी था। तो जो मेन डायरेक्टर है सी चौकसी, एशियन पेंट का जो इतना बड़ा कंपनी बन गया उसके पीछे मेन दिमाग उन्हीं का है। और उन्होंने ही इस 1994 में अलग होके एक नया कंपनी स्टार्ट किया और ये सब प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इंडिया में जो सिंथेटिक रबर है और सिंथेटिक लेटेक्स है, इसका 70% मार्केट इस कंपनी के पास ही है। एक तरीके से मान सकते हैं मोनोपोली है। तो देखते हैं इसका जो प्रोडक्ट है, जो रबर है और जो लेटेक्स है, वो कहाँ कहाँ काम आता है। वो पेपर में काम आता है। पेपर में जो भी केमिकल वेमिकल लगता है उसमें काम आता है। कारपेट जो नीचे जो चटाई लगाते हैं उसमें भी काम में आता है। कंस्ट्रक्शन में, अब कंस्ट्रक्शन में कहाँ पे काम आता है? ये वाटर प्रूफिंग करने में काम आता है। जैसे आजकल जो भी हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं तो नॉर्मली अगर घर में पानी घुस जाए ऊपर से, जैसे हम लोग का दीवार है उससे पानी ऊपर चढ़ जाता है, तो उससे बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर पानी अंदर से चढ़ेगा तो पेंट खराब होगा। तो वो तो डोमेस्टिक का बात है, लेकिन इंडस्ट्रीज में अगर ऐसा हुआ तो बहुत दिक्कत कर सकता है। तो इंडस्ट्रियल जो कंस्ट्रक्शन होता है, फैक्ट्री जो होता है, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्शन में बहुत ही काम आता है वाटर प्रूफिंग करने के लिए। फिर टायर के कॉर्ड्स में काम आता है। अब टायर जब बनता है तो सिर्फ रबर का उसमें नहीं होता है, उसमें टायर का एक ऐसे वायर जैसा लगाना पड़ता है जो कि उसको हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो वो भी इस कंपनी का ही प्रोडक्ट जाता है। MRF है इसमें, देखेंगे हम लोग। MRF जो कंपनी जो बहुत, उसका एक स्टॉक का दाम 70,000 रुपये है, वो कंपनी भी इसका कस्टमर है। ओके, ग्लोव्स। ग्लव्स बनाने में बहुत काम आता है। अब पहले जो सर्जरी का जो ग्लव्स बनता था, डॉक्टर लोग जो यूज़ करते थे, तो मैं नेट में रिसर्च करके देखा, उसमें जो रबर का जो ग्लव्स है उसमें पाउडर आता था। तो उस पाउडर से क्या होता है मतलब जो पेशेंट है उसको कुछ इन्फेक्शन हो सकता था और बहुत लोगों को प्रॉब्लम भी होता था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तुम्हारा 2-3 साल पहले उस ग्लव को बैन कर दिया है। तो आजकल हर जगह क्या यूज़ हो रहा है? ये तुम्हारा जो सिंथेटिक ग्लव है जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है वो यूज़ हो रहा है। तो वहाँ भी इनका रॉ मटेरियल काम आता है। नेक्स्ट स्पेशलिटी केमिकल है। स्पेशलिटी केमिकल मतलब मान लो जो हमको इंडस्ट्रीज में काम आता है, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है एब्रेसिव पेपर, वो जो घिसने के लिए काम आता है वो वाला। टेक्सटाइल फिनिशिंग, जो मतलब वही कपड़े का कलर करने में उसमें काम आ सकता है। कॉर्क शीट्स, और ये फैब्रिक्स जो भी है तुम्हारा। गास्केट हो गया, जो क्या बोलते हैं, ये कुकर का जो गास्केट होता है और बाकी इंडस्ट्री में जो लगता है, वो सारे प्रोडक्ट के लिए इनका रॉ मटेरियल बहुत ही जरूरी होता है। तो ये ओवरव्यू मोटा मोटा हो गया कि एप्कोटेक्स इंडस्ट्री करती क्या है, कैसे कैसे काम करती है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका कस्टमर कौन कौन सा है। देखो मैंने ऑलरेडी बोला था, तुम लोग सरप्राइज होगा देख के। टॉप ग्लोव, ये वही कंपनी जो ग्लव्स बनाती है। ग्लव्स मतलब वो वाला जो मतलब डॉक्टर्स लोग जो ग्लव्स यूज करते हैं वो वाला है, मेडिकल वाला। नेक्स्ट ITC। अब ITC को सोचो जरा किस काम में आता होगा। तो ITC का तुम्हारा का ITC फूड का कंपनी है, लेकिन ITC का एक छोटा सा वो भी है, पैकेजिंग मेटेरियल भी सामान बनाती है। जो मिठाई का डब्बा होता है ना, तो उसमें मैंने एक बार देखा था ITC का भी ब्रांडेड है, मतलब ITC खुद का पैकेजिंग वाला डब्बा बनाती है, तो उसमें इसका भी काम आता होगा। प्लस उसका अपना खुद का जो भी है पैकेजिंग मेट में काम आता है। और इतने ये बिल्ट टीवी की कंपनी रिसर्च नहीं किया मैंने। JK पेपर, वो जो जेरोक्स जिसका निकलता है, तो वो कंपनी भी इसी रॉ मटेरियल लेती है। ये कोई NB कंपनी है, रिसर्च नहीं किया मैंने। बालकृष्णा पेपर मिल, ये भी पेपर कंपनी यूज़ करता है। पैरागॉन चप्पल, ये भी इसी का क्लाइंट है। फिर नीचे मेलकॉम है। मेलकॉम नहीं देखा मैंने क्या काम करता है। ये पीडिलाइट जो फेविकॉल बनाता है, इतनी बड़ी कंपनी से कस्टमर है। MRF, SRF, और भी यहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज है, मधुरा, इन सब के मैं नहीं देखा मैंने। लेकिन यहाँ पे जो क्लाइंट्स है, बहुत सारे क्लाइंट है, तो ऐसा नहीं कि एक क्लाइंट ने अगर काम बंद कर दिया तो बाकी से दिक्कत हो जाएगा। तो बहुत ही डाइवर्सिफाइड कस्टमर्स है इसका, एक कस्टमर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है। तो कस्टमर्स का होने पड़ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका जो प्रोडक्ट बनाता है उसका सिस्टम कैसा होता है। तो सबसे पहले हम लोग का होता है क्रूड ऑयल।
या नेचुरल गैस। इस क्रूड ऑयल से बनता है स्टायरीन, ब्यूटाडीन और एक्राइलोनाइट्राइल। अब इन सब रॉ मटेरियल से हम लोग को इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो है सिंथेटिक लेटेक्स और सिंथेटिक रबर। तो एक बात ध्यान रखना, इन सब चीज़ों में, क्रूड ऑयल में, नेचुरल गैस में, स्टायरीन में, ब्यूटाडीन में, एक्राइलोनाइट्राइल में, अगर कुछ दाम ऊपर नीचे होता है तो इस कंपनी को दिक्कत हो सकता है। तो हमको इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों का दाम बढ़ रहा है ना घट रहा है। तो करेंटली हमको दिख रहा है कि क्रूड ऑयल का दाम बढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसका क्वार्टर जो क्या बोलते हैं रिजल्ट है वो थोड़ा सा ऊपर नीचे, तो इतना चलता है, मैनेज कर रही है कंपनी फिर भी। नेक्स्ट प्रोडक्ट तुम्हारा आ गया ये वाला। यहाँ पे बस समझाया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन होता है बिल्डिंग का, तो वहाँ कहाँ का इनका काम आता है। तो छत से वाटर प्रूफ करने के लिए उसमें काम आता है, एक्सटीरियर वॉल को वॉल प्रोटेक्शन देने के लिए, मतलब वाटर प्रूफिंग करने के लिए काम आता है। ये तुम्हारा जो स्विमिंग पूल है वहाँ भी इसमें काम लगता है। बेसमेंट में बहुत जरूरी होता है वाटर प्रूफिंग करना, नहीं तो अगर बेसिन में पानी घुस गया तो पूरा बर्बाद हो जाएगा, उसको साफ करना ही बहुत ही मुश्किल होता है। तो वहाँ पे भी इसका काम लगता है प्रोडक्ट का। नेक्स्ट यहाँ पे दिखा रहा है जो हाई स्टायरीन जो रबर है वो किस में काम आता है, जूता का जो सोल्स बनाते हैं वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है, उसके लिए काम आता है। फिर NBR पाउडर, ये कुछ होगा किसी में काम में आता होगा, उतना रिसर्च नहीं किया मैंने। फिर नाइट्राइल रबर, ये तुम्हारा तार वार को जो कवर करने में काम आता है उसमें काम आता है ये सब। तो ये मोटा मोटा ओवरव्यू हो गया कंपनी का। फिर यहाँ पे देखो ये टायर का कॉर्ड में काम आता है, ग्लोव्स में डिस्कस कर चुके उसमें आता है, स्पेशलिटी केमिकल्स में काम में आता है, पेपर बनाने में काम आता है, कारपेट में काम आता है, कंस्ट्रक्शन में ये सारे प्रोडक्ट से काम आते हैं। तो ये मोटा मोटा कंपनी क्या करता है और क्या उसका प्रोडक्ट है वो देख लिया हमने। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका कंपनी का मतलब कि फंडामेंटल्स कैसा है। तो इसका मार्केट कैप अभी सिर्फ 3000 करोड़ का है, ओनली 3000 करोड़। मतलब अगर देखो तो ये स्मॉल कैप कंपनी है, तो ऑफकोर्स हल्का सा रिस्की तो होगा। तो अगर पैसा लगाना है तो हिसाब से लगाना, मतलब सारा पैसा अगर मत लगा देना। इसका प्राइस टू अर्निंग चला 27, तो ये थोड़ा पुराना है, अभी 30 के आसपास चल रहा है। तो प्राइस टू अर्निंग भी हल्का सा ऊपर है, ज़्यादा महंगा भी नहीं बोलूँगा, ज़्यादा सस्ता भी नहीं बोलूँगा। ओके ठीक है, बाकी तो ठीक है। डेट इसके ऊपर 50 करोड़ का डेट है, उसके बाद इसके 8 करोड़ का कैश है। तो 42 करोड़ का नेट डेट मान सकते हैं, लेकिन कंपनी के हिसाब से वो डेट उतना नहीं दिखाएंगे आगे करके। प्रोमोटर होल्डिंग 52% है, ठीक ठाक है, उतना ज़्यादा भी नहीं कम भी नहीं है। इसका मेन बढ़िया चीज़ ये है ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। मतलब वो लोग जो पैसा बिजनेस में लगाते हैं, जो हम लोग शेयर होल्डर ने जो पैसा लगा के रखा है, उसके ऊपर साल में कितना रिटर्न वो लोग देते हैं, तो मोटा मोटा 28% दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया रिटर्न है। अगर 15% के ऊपर कोई कंपनी रिटर्न देता है हर साल, तो वो मल्टीपैकर बन सकता है। इसका 28% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। ROC, देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी का मतलब होता है हम लोग ने जितना पैसा दिया शेयर होल्डर्स ने, उसके पैसे पे कितना रिटर्न आ रहा है। ROC का मतलब ये है वो लोग जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं। मान लीजिए हमने 100 रुपये दिया हम शेयर होल्डर ने, तो उन्होंने 100 रुपये ना लगा के उन्होंने 80 रुपीज़ लगाया, तो उस 80 रुपीज़ के ऊपर कितना परसेंट आ रहा है, 34% आ रहा है। बहुत ही बढ़िया नंबर है। ROE ROC बहुत ही बढ़िया है इस कंपनी का। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमको रेशियो दिख रहा है, पिछले 5 साल का सेल्स ग्रोथ कितना है, हर साल इतना इसका सेल किस परसेंटेज से ग्रो कर रहा है। तो पिछले 5 साल का 19%, यानी पिछले 5 साल से अगर एवरेज करके देखूँ तो हर साल 19% इन लोगों का सेल बढ़ रहा है। बहुत ही बढ़िया नंबर है। पिछले 1 साल में तो बहुत गजब बढ़ा है, 76%। तो ये इतना चौंकाने वाला नंबर नहीं है, क्योंकि तुम लोग का 1920 में कोविड था, कोविड की वजह से बिजनेस डाउन हुआ, उसके बाद जब बढ़ेगा तो तगड़ा रिबाउंड लेगा ही। उसका नेक्स्ट प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी पिछले 5 साल से 23% ग्रो कर रहा है, बहुत ही बढ़िया नंबर है। ROE ROC हम ऑलरेडी देख चुके हैं, 16% का 5 साल का वो है, और लास्ट 1 ईयर का 28% का है। 15 के ऊपर बहुत अच्छा होता है। इसका 5 साल का एवरेज भी 16% है, काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ओके, डेट टू इक्विटी 0.13। अगर नॉर्मली आपका 1 के नीचे है तो डेट अच्छा खासा रहता है, यानी डेट आराम से पे कर सकता है। 1 भी नहीं है, 0.13 है। प्राइस टू कैश फ्लो 64.8। ये थोड़ा सा महंगा लग सकता है, लेकिन ये अकेले देख के नहीं बोल सकते, ठीक ठाक ही है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका मतलब क्या होता है, कंपनी ने जो भी लोन लिया है उसको पे करने की कैपेसिटी है कि नहीं, तो ये जितना हाई होगा उतना बेटर है। तो ये मान लीजिए 41 है तो काफ़ी अच्छा खासा है, वो आराम से डेट को पे कर सकती है। CFO बाय पेट, इसका मतलब ये होता है कैश फ्लो कितना है और वो प्रॉफिट कितना कमाता है। तो अगर ये नॉर्मली 1 के ऊपर रहता है, इसका मतलब ये है कि वो जो कंपनी जो प्रॉफिट कमा रही है उसको कैश अपने पास रख पा रही है। मान लो अगर आप कोई बिजनेस चलाते हो और आप 100 रुपये का प्रॉफिट करते हो, लेकिन आपके पास कुछ पैसा बचता नहीं है। मान लीजिए 100 रुपये आपने जो प्रॉफिट किया उसमें से आपको 90 रुपीज़ एम्प्लॉय को देना पड़ा, 10 रुपये कुछ बिल लग गया, तो आपके पास 0 पैसा हो गया। तो उसको बोलते हैं कैश फ्लो। प्रॉफिट अलग हो गया और कैश फ्लो अलग हो गया। तो इसका अगर 1 के ऊपर है तो बेटर है, 1 के नीचे है तो उसको हम जनरली खराब बोलते हैं, डिपेंड करता है कंपनी के ऊपर। तो यहाँ पे सब कुछ हमको बढ़िया ही दिख रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका 2018 से लेकर 2022 का नेट सेल्स का फिगर है, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे देख लेते हैं। 2018 में 526 था, 2019 में 625, फिर 495, 540, 956, काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है। हर साल इसका सेल बढ़ते जा रहा है, लेकिन सेल्स बढ़ने से प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं वो भी एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ प्रॉफिट है, पहले 2018 में 38 करोड़ था, 46 करोड़, 16 करोड़,
44 करोड़ और लास्ट ईयर में हो गया, मतलब ये 2022 जो खत्म हुआ इसमें 98 करोड़ का प्रॉफिट हो चुका है। तो दिख रहा है प्रॉफिट बहुत ही तगड़ा ग्रोथ कर रहा है इसमें, सब कुछ बढ़िया है इसका। अर्निंग पर शेयर ऑफकोर्स प्रॉफिट ग्रो कर रहा है तो अर्निंग भी ग्रो करेगा ही। 7 रुपीज़ का मतलब पर शेयर में कितना प्रॉफिट दिखा रहा है वो, 8 रुपीज़, फिर यहाँ पे थोड़ा कम है 3 रुपीज़, 8 रुपीज़ और फिर 19 रुपीज़। तो ये हमको 2021 हमको पता है कोविड का ईयर था, तो उस टाइम पे हर बिजनेस को ही डाउन हुआ था, तो यहाँ पे चलता है इतना। ये 3 रुपीज़ पे आ गया था, 8 रुपये आ गया था, लेकिन वापस ये 19 रुपीज़ पे आ चुका है। मतलब बहुत ही बढ़िया इसने रिबाउंड किया इस कंपनी ने। तो यही था बस एप्कोटेक्स इंडस्ट्रीज़ के बारे में। तो ये मैं टेक्निकल इसके ऊपर थोड़ा देख रहा हूँ, तो टेक्निकली मुझे ज़्यादा मतलब कि उतना महंगा भी नहीं लग रहा, उतना सस्ता भी नहीं लग रहा है, बट मैं थोड़ा वेट करना चाहूँगा कि सस्ते दाम पे आए तो खरीदूँगा। तो ऑफकोर्स आप लोग भी बताइए, आप लोग को ये कंपनी का एनालिसिस अच्छा लगा कि नहीं लगा, और अच्छा लगा तो मतलब बताओ, मैं और भी नेक्स्ट ऐसे बनाने का ट्राई करूँगा। तो आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहोगे कि नहीं चाहोगे, ये भी मुझे बताना, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।